और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10% से नीचे है। और मैंने आरजेडी का जो परफॉर्मेंस है वो साल 2010 के को चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद सबसे खराब है। बीते 3 चुनावों में सबसे खराब प्रदर्शन है, जब तेजस्वी यादव 3000 वोटों से ट्रेल कर रहे हैं, खेसारी यादव ट्रेल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चेहरे थे महागठबंधन कांग्रेस का 10% से नीचे नहीं है, 10 से नीचे, 10 से नीचे, 10 सीटों से नीचे, 10 से स्ट्राइक रेट 10 से नीचे है। ये मेरा कहना है। कांग्रेस के बहुत खराब प्रदर्शन है। 100 सीट लड़े थे तो भी 10% से ज्यादा है, 12%। जी 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 10 से नीचे है मतलब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट। ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर कांग्रेस की सीटें भी 10 से नीचे आ रही हैं, स्ट्राइक रेट भी 10 से नीचे है, तो आप सोच सकते हैं कांग्रेस का कितना बुरा हाल है। दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी का प्रदर्शन देखिए। बीजेपी अब 83 पे, जेडीयू अब 77 पे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती हुई। और ये अरसे बाद है बिहार के अंदर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई। आरजेडी 35-34 पर खिसकती हुई। ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है, ये बहुत बुरा हाल है। वर्स्ट तो उनका खैर 22 सीटों का 22 का था। मैं कह रहा हूं ये 2010 के बाद से आप सोचिए, मतलब उसके बाद से सबसे खराब परफॉर्मेंस है। एक चीज अगर देखिएगा बिहार के पैटर्न में, जब ये दोनों साथ पूरी तरह से हुए हैं बीजेपी और जेडीयू, तब रिजल्ट ऐसा ही आया है। सुपौल में आप देखिए तो 5 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। सुपौल के इलाके के अंदर आप सीमांचल में देखिए, एनडीए को वहां पे बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है, बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। ये आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी को की तस्वीरें आ रही हैं न्यूज 18 को देखते हुए, न्यूज 18 इंडिया को देखते हुए। जीतन राम मांझी 6 सीटों में लड़के 5 पे आगे चल रहे हैं। क्या स्ट्राइक रेट है, मतलब 99% सारे मतलब इस तरह से गए हैं कि वीआईपी का हाल। सीपीआईएमएल 5 सीटों पर आगे चल रही है, वीआईपी 0। इस समय एक भी सीट नहीं है वीआईपी के पास, और वो डिप्टी सीएम के कैंडिडेट थे। और कितना बुरा हाल हुआ है। ये शहजाद हमारे साथ बीजेपी से, शहजाद, नीतीश कुमार को हराना क्या इम्पॉसिबल है बिहार में? ना बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना राजद के लिए। अमीश जी और किशोर जी, नीतीश जी तो हमारे सम्मानित हमारे साथी है, तो उनको हमें हराने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, पर वहां पर किस प्रकार से सरफ उटवल चल रहा था, महागठबंधन था, जहां पर अटक दल, पटक दल, लटक दल, सटक दल, झटक दल काम कर रहे थे। जेएमएम को झटक दिया, लेफ्ट को लटक दिया, कांग्रेस भटक गई और अहंकार में अटक दल थे राजद वाले। तो ये तो वहां का फिनोमिनन था। नो मिशन नो विजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन। हमारे यहाँ पे क्लियर मिशन विजन के साथ। और एक चीज मैं आपको, आप दोनों सम्मानित हमारे पत्रकार हैं, उनके आपके पटल पे रखना चाहता हूं। जब से नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकल सीन पर आए हैं 2014 से, अमीश और किशोर प्रो इनकम्बेंसी ही बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी बोलना ही भूल गए। आप बताइए कि 3 बार केंद्र में सरकार, गुजरात में सरकार रिपीट, मध्य प्रदेश में रिपीट, हरियाणा में रिपीट, महाराष्ट्र में रिपीट, असम में रिपीट, उत्तर प्रदेश में रिपीट, उत्तराखंड में रिपीट, त्रिपुरा में रिपीट, और अब बिहार में रिपीट। वजह क्या, साल के बाद अगर सरकार रिपीट हो रही है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इंडिया हो रहा है। ये प्रो इनकम्बेंसी की वजह क्या है? क्या ऑपोजिशन अपना नैरेटिव सेट ही नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, ये बड़ी वजह है? या जो काम जिस तरीके से हो रहे हैं सरकारों में वो बड़ी वजह है? तो या दोनों मिला के ही हो रहा है? मैंने अमीश जी के शो पे पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का टेम्पलेट है सिम टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स। एस से सुशासन, आई से इंटेग्रिटी और एम से महिला सशक्तिकरण। आप देख लीजिए, अभी कल ही उत्तर प्रदेश में एक निर्णय लिया गया है कि नाइट शिफ्ट में महिलाओं को जो पहले रोक थी वो खत्म हो चुकी है, महिलाएं बाहर जाकर काम कर सकती है रात की शिफ्ट में भी। आप देख लीजिए महाराष्ट्र का टेम्पलेट, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश का टेम्पलेट, आप देख लीजिए गुजरात का टेम्पलेट, और आप देख लीजिए बिहार का टेम्पलेट। जो महिला सशक्तिकरण का टेम्पलेट है, दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नरेंद्र मोदी जी एट द नेशनल लेवल, महिला आरक्षण, और स्टेट लेवल पे बीजेपी एनडीए की जो महिला सशक्तिकरण आप जिसको कह रहे हैं, उसको विपक्ष कहता है कि ये तो आप सीधा अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, इसलिए वोट खरीद रहे हैं। हाँ। अरे वो भी प्रॉमिस कर लेते ना, उनके पास भी तो मौका था, वो 15 साल में कर लेते। लालू जी के जमाने में तो जॉब देते थे तो जमीन ले लेते थे। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं। हमने केवल अकाउंट में पैसा नहीं, हमने जी हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता है शहजाद। पंचायती में रिजर्वेशन, आज बिहार में 1/3 पुलिस फोर्स, महिलाओं की है। तो क्या ये कोई चुनावी? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की इतनी खराब परफॉर्मेंस है, उनका स्ट्राइक रेट इतना डाउन है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों हुआ है? कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है।
अब बीजेपी कह रही है कि प्रियंका और राहुल आएंगे पब्लिक के बीच में जवाब देने के लिए, मीडिया के बीच में जवाब देने के लिए। अमित भाई, हमारे नेता जब भी ऐसी परिस्थिति आई है तो मीडिया का सामना किया है, पुरजोर तरीके से किया है, बार बार मीडिया के साथ आया है। अगर मीडिया से कोई रूबरू नहीं हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री 12 साल हो गया कभी मीडिया के सामने नहीं आया। हाँ, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारा प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा हम समझते हैं। इस बात पे हम जब हमारे टेबल के नीचे जब हम सब नेता बैठेंगे, सब हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे तो इस पर चर्चा होगी कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां रही हैं, उसको हमको सुधारने की जरूरत है। भविष्य में इसको अभी ठीक आपको करेंगे। अभी आपको लेकिन क्या लग रहा है कहाँ कमी रही है? जब आप बैठोगे तब तो पता चली जाएगा आपको। अभी क्या लग रहा है? हमको सब पता है। लेकिन सब बैठेंगे, अपने नेताओं के बीच में बात करेंगे। कई कमियां अंदर भी होती हैं, कई सार्वजनिक भी होती हैं। तो जरूरी नहीं कि हमें जो कमियां की हैं उसको हम सार्वजनिक करें, परंतु हम जनता के मुद्दों के साथ मैदान में थे, क्योंकि जनता के प्रश्नों की पूर्ति के लिए थे। मेरा जितने मुद्दे थे वो जनता अखिलेश के प्रसाद लिए। सिंह को बना के रखना चाहिए था। देखिए, मैंने क्या कहा, वो नेता के किसी डिसीजन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, परंतु जब हम बैठेंगे आपस में तो इन बातों पे हम आप तो चर्चा कहते हो करेंगे। लोकतांत्रिक पार्टी है, हम तो खुद सब खूब सवाल, आप भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। ये मतलब करा सकते हैं, लेकिन जब हम इनके सब इनका नेता भी एक बैठेंगे तो इस कंपल्सन बात है को किशोर। रखेंगे कि नहीं कहाँ बिल्कुल कहाँ भी हमारी अंडरस्टैंड सर, गलती आपका रही है। कंपल्सन है, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मुझे लगता है शहजाद और आपने बहुत सारी डिबेट्स करी होंगी आपस के अंदर, शुभकामनाएं देना चाहेंगे शहजाद को? आपको लगता है कि शुभकामनाएं देने का वक्त आ गया या अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, या बोलना चाहेंगे लिट्टी चोखा आपके लिए भिजवाएं? ना, शहजाद भाई को भी हम बधाई देंगे और उन तमाम लोगों को जो ये चुनाव जीत के आ रहा है उनको भी बधाई देंगे। जो नए 10 मुख्यमंत्री मिनट, अच्छी बनेंगे बात हम है। उनको बधाई देंगे, क्योंकि वो ठीक है बधाई, कोई हमारे शत्रु नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता ने जिन्हें जनादेश दिया, जिन्हें आदेश दिया, हम उसको स्वीकार नहीं, करते हैं। देखिए, अब बधाई आपने देंगे। तो बधाई दे दी। आप मान रहे नहीं, अभी आप जनता मान रहे हैं का ये आदेश जनता का, फाइनल ये मान रहे हैं ना ये जनादेश है, ये वोट चोरी तो नहीं है? नहीं, वोट चोरी मुद्दा मेरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे नेता परत दर परत खोल के बताया है पर कि वोट चोरी कैसे हुई है। और यहाँ पर तो जनादेश है ना ये। देखिए, अभी आज हाइड्रोजन आज बम पंडित फाइनल नेहरू का हुआ जन्मदिन नहीं भी है। आज पंडित नेहरू का जन्मदिन भी है, बाल दिवस भी है। आज बड़ा दिन भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए भी बड़ा दिन है भाई। आज पंडित नेहरू का जन्मदिन भी है। निश्चित तौर पर यह परफॉर्मेंस तो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। शहजाद पूनावाला, मिठाई भिजवाएंगे आप भी? सत्तू का पराठा और भी बहुत सारी चीजें बन रही थी वहां पर आपके बीजेपी हेडक्वार्टर में। देखिए, ऐसा है, मेरी व्यक्तिगत राय है अमित जी, जो देश में कुछ घटनाएं हुई है उसके मद्देनजर चलते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही हमें सोमबर रहना चाहिए इस समय पर। और दूसरी बात यह है कि हम तो जनता को मिठाई खिलाना चाहते हैं, हम उसमें विश्वास रखते हैं। और कांग्रेस वाले मुझे शुभकामनाएं ना भेजे, जनता को शुभकामनाएं भेजे, पर मैं उनको एक विश देना चाहता हूं, आजीवन प्रतिपक्ष भव। मतलब आजीवन आपके दोनों नेता राहुल और तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता बने रहे। ये आशीर्वाद मेरी तरफ से स्वीकारिए, जनता की तरफ से स्वीकारिए। रवि किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी। रवि किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, स्वागत आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, मुबारक है समस्त बिहार को, उस पावन धरती को जहां पर लोग अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी अस्मिता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी को चुने। बिहार ने बहुत बड़ा भविष्य चुना, सुंदर भविष्य चुना है। मैं बिहार को बधाई देता हूं अपनी समझदारी के लिए, और कहीं बीच जंगल राज की तरह से बधाई देता हूं। मोदी जी पर विश्वास, नीतीश कुमार जी की छवि और उनके विकास की नीतियों पर विश्वास। माता बहनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया है, आप कह रहे हैं। जी, रवि किशन जी, सुनामी ले आए। रवि जी, मेरा सवाल है, आपके मित्र खेसारी जी पीछे चल रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे? खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। देखिए, राम मंदिर का विरोध, धर्म पर आना, जो कि हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, आपने गौर किया, हमने जंगल राज को ही हैमर किया। जंगल राज, हत्या, फिरौती, डकैती, उसी पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी रहे, नीतीश बाबू भी रहे,
भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार हमारे पांचों पांडव भी रहे। हम लोग धर्म पर नहीं आए, जो मंदिर बन चुका था उस पर अटैक नहीं करना था। और ऐसी बातें, शब्द देखिए, शब्दों का प्रयोग बहुत जरूरी है। हम भी 2 चुनाव गोरखपुर से लड़ चुके हैं, लेकिन शब्दों को, शब्दावली प्रधानमंत्री जी हम लोगों को सिखाते हैं। संयम और शब्दावली ये भाजपा की पहचान है, उस पर अडिग रहना, उस पर चलना। कहीं आप बहक गए, उतावले बन जाते हैं भीड़ देखकर। एक भीड़ आती है, देखिए हम भी सुपरस्टार हैं, हम भी कलाकार हैं, हम भीड़ आती है। वोटर एक अलग आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैसे आप वोटर वोट में कन्वर्ट करते हैं, एक बहुत जरूरी है। उसमें आपको विकास बताना होगा, आपके नेताओं की छवि बतानी होगी। हमारे पास 2 इतने बड़े नेता थे, एक विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी और नीतीश कुमार। नीतीश जी ने जो बदलाव लाया, देखिएगा 2010 200 तक हम लोग पार कर देंगे। मैंने आपको डे 1 से ही कहा था मेरे हर इंटरव्यू में कि हम लोग 170 175 लेकिन 2/3, लेकिन रवि किशन जी, अमीश देवगन बोल रहा हूं, 2/3 बहुमत की और एनडीए बढ़ रहा है। देखिए एक चीज, एक होती है जीत, एक होती है प्रचंड जीत, एक होती है वर्चस्व वाली जीत। ये वर्चस्व वाली जीत है और इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश पे भी जाएगा इसका, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या लगता है आपको? अमीश भैया, यहां पर नीतीश जी हैं, वहां पे पूज्य योगी महाराज जी हैं, डबल इंजन की सरकार, उनका भी इंपैक्ट आप जानते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश 300, आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे। काहे कि ये विकास की बात है। लुटेरों का समय गया, जनता का पैसा जनता में जो पहुंचाएगा, ईमानदारी रखेगा, जो मोदी जी ने दिखाया 2014 से इस देश को बदल दिया कि टैक्स का पैसा, जनता का पैसा जनता के काम में, और देश को कैसे बढ़ाना है। अच्छा ये बताओ, मिठाई कौन सी खिला रहे हो और खा रहे हो आप तो ऐसे हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, मिठाई कितनी खाएंगे आपके तो अमीश बाबू, आपके रसमलाई खिलाई ले जाई बनारस, आपके घाटे पे मिठाई, और आपके एकदम छान के गर्मा गर्म दूध, जाड़ा का समय बाटे, जलेबी खिलाई और बोला जिया हो बिहार के लाल, और कहा कि नमः पार्वती पते हारा हारा। महादेव महादेव का डमरू बज रहा है और ये बजता रहेगा इस भारत में, आप देखिएगा। महादेव का डमरू बज रहा है, बजता रहेगा। लेकिन कुछ सुनाना चाहेंगे आप, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे जो अपने अंदाज में आप कहते हैं, सुनाते हैं। और किसको सुनाएंगे? बिहार की जनता को जो हर चुनाव में कहे कि तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली, महफिल का मर्जी महादेव के चली। तो मोदी जी नीतीश जी पर बिहार विश्वास दिखाइले, एक एक माँ बहन को गोड़ छू के प्रणाम, हर युवा को प्रणाम, बिहारी अस्मिता के लिए। और बिहार अब बहुत बड़ा राज्य, इस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान बाबू देखो, ऐसे मैं और किशोर आपको जाने नहीं देंगे, कुछ गुनगुना के भी सुनाना पड़ेगा। और बता दीजिएगा किसके लिए गा रहे हैं, किसके लिए? मोदी जी के लिए, नीतीश जी के लिए, थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी भी आए थे, उन्होंने गाया था हाँ हम बिहारी हैं जी, हम थोड़े संस्कारी हैं जी। आप क्या गुनगुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? उन्हीं की बात पे, हाँ हम बिहारी हैं जी, वो कहे थे थोड़े संस्कारी, हम बोले ना मनोज बाबू, बड़े संस्कारी हैं जी, मिट्टी को सोना कर दे वो कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं। गर्दा हो गई लो, धुरिया। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में प्रसन्न है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, पूरी गड़बड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे अपनी भाषा में, अपनी लाइन में? अब यह कहो कि भैया राहुल, देखो आए थे बेगूसराय, मैं भी वहां सभा कर रहा था उसी दिन, वो 100 मीटर पे दूर एक तालाब में कूद गए थे मछली पकड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा होगा, उन्होंने अपने मित्रों से कहा, हाँ मछली, तो उन्होंने कहा होगा फ्रेंड्स, I'm going to Bihar and I'll just catch some fishes, for them it was a picnic, so he went to Kato. I said कि ना, ये बिहारी मछली बा राहुल बाबू, इतना आसानी से हाथ ना लगी। और वह भाई कि उन्होंने कहा कि निषाद समाज, केवट समाज, मछुआरा समाज को अट्रैक्ट करेंगे, बट पीपल नो मोदी जी, पीपल फॉरगेट कि मोदी जी का एक इतना बड़ा एक निस्वार्थ संत अवतरित। आपके मित्र तेज प्रताप यादव, जिनके साथ आप एयरपोर्ट पे मिले, वो भी पीछे चल रहे हैं, 4थे नंबर पे चल रहे हैं।
प्रताप जी का क्या चल रहा है रिपोर्ट? तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे। ओ अच्छा, वो आदमी तो बड़े सज्जन थे, अब वो पीछे चल रहे हैं। अच्छा, ये मोदी जी और नीतीश बाबू बस एकदम सब पगला गए, पूरा बिहार पगला। क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी और हमारे नीतीश बाबू पूरा बिहार? कैसा बिहार है? क्या बोला आपने? मोदी जी और नीतीश बाबू पूरा बिहार पगलाइल बा, वो लोग अपना भविष्य देख रहा है कि हम कैसा बिहार दे के अपने बच्चों को जाएंगे। अब बिहार उस मूड में आ गया। अब बिहार किसी और जात पात की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। और धन्यवाद कि एटलीस्ट जात पात की राजनीति बिहार से निकल गई। ये सबसे बड़ी बीमारी थी, सबसे बड़ा पाप लगा था बिहार को, श्राप लगा था जो जात पात में बिहार उलझा रहा इतने सालों तक। अब जो निकल गया, अब ये आजाद हो गया बिहार। अच्छा, ये जात तेजस्वी पात यादव की राजनीति। तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? तेजस्वी बाबू भी पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव चेहरा महागठबंधन का, इतना बड़ा चेहरा। शिक्षित यदुवंशियों ने एनडीए को वोट किया है। शिक्षित यदुवंशी जो युवा आया है, जो मोदी जी और नीतीश जी को पहचान गया है, और यही देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी होगा। शिक्षित यदुवंशियों ने ये माहौल बदला है। ये इतना वोट जो गिरा है, महिलाओं के साथ साथ यदुवंशियों का भी आया। ऐसा रिजल्ट नहीं आता, नहीं तो तेजस्वी पीछे जाते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। शिक्षित यदुवंशी जाग गया है। भाजपा के जो यादव जी वहां से हैं वो आगे चल रहे हैं क्योंकि शिक्षित यदुवंशियों ने उनको वोट किया है। और ये है नया भारत, ये है नया बिहार। तो ये आप बताइए, यही बंगाल में होने वाला है? बंगाल में भी आपको बुलाया जाएगा फिर कैंपेन के लिए? मैं प्रचारक हूं, मैं पार्टी जहां मैं उनके सैनिक हूं, जहां बोलेंगे जान झोंकूंगा अपने इस देश के लिए, अपने मोदी जी के लिए, पार्टी के लिए। आखिरी लड़ाई जैसे कि मोसाद का सोल्जर होता है ना, जाके मिशन को पूरा कंप्लीट करके आता है। अपने आप को हम एक सोल्जर ही लेकर समझते हैं। और मोदी की सेना जहां भेजा जाएगा, जहां पर एकदम बंजर जमीन है, वहां फूल उगाएंगे मोदी जी के नाम पर। अच्छा। वहां फूल उगाएंगे विकास के नाम पर। वो साथ तो ना बोलिए, कुछ और एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल मैं भी यही कहने वाला था। लेकिन देखिए, भैया जी भी भावनाओं में बह गए। लेकिन रवि किशन जी, अभी आपको हम नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल मेरा छोटा सा ये है आपसे, ये चलिए आपने अभी ये गाना गाया एनडीए के लिए, लेकिन राजद के लिए कौन सा गीत गाना चाहेंगे? आरजेडी के लिए कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप? रवि किशन सुपरस्टार हैं आप, क्या गाना उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? यह कि जिंदगी हिंदी फिल्म का ही कर दीजिए, अगर भोजपुरी नहीं तो। अरे बताइए रवि किशन। अरे नहीं, सुना ना, अनम्यूट करिए अपने आप। बज रहे हैं तो मैं आई नो, बट हाँ अनम्यूट करेंगे। आई फॉरगॉट। बट आई यू नो व्हाट, आप मुझसे दोबारा थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे तो मैं थोड़ा कुछ गाना भी याद कर। इतना खुश हूं कि सब भूल गया हूं। इतने खुश हैं कि सब भूल गए हैं। अच्छा, ये खुशी का कारण क्या है? इतनी बड़ी जीत, इतनी प्रचंड जीत, या फिर आपको लगता है कि महाराष्ट्र रिपीट हो गया बिहार में? नहीं, लगता है आवाज उनकी चली गई है। उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। बड़ी जीत एनडीए की होती हुई। किशोर, क्या अभी इंतजार करना चाहिए थोड़ा और? क्या लगता है आपको इंतजार करना चाहिए? क्या इंतजार क्या बचा? जब तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। नहीं, पर बार आरजेडी करिए, इंतजार करिए। वो हाँ, प्रचंड बहुमत आएगा। 2010 भी रिपीट हो सकता है। उन्होंने कहा भैया जी भावना में बह गए, पूरी जनता हमारे साथ भावना में बह गई है। 190 का जो अभी आंकड़ा देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि 5 राउंड पूरे एनडीए में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा है, चिराग पासवान का परफॉर्मेंस शानदार है, एचएम का परफॉर्मेंस शानदार है, और कुशवाहा जी का भी परफॉर्मेंस ठीक है। और जो रवि किशन ने कहा ना कि हमने सिर्फ एक ही बात पे हैमर किया, वो था जंगल राज। तो वो जो जंगल राज की जो छवि है वो आरजेडी से गई ही नहीं है। और एक चीज समझिए, एक नीतीश कुमार जी के भरोसे का राज है, और तेजस्वी जी ने छलावा फेंका था, कभी कुछ किया नहीं, और पूरे परिवार को राजनीति में लपेट करके बिहार को जो चहूटा है, जो चूसा है, उसको बिहार की जनता भूल नहीं सकती, माफ नहीं कर सकती। राशिद अल्वी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। राशिद अल्वी साहब, आपका अभिनंदन है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। तेजस्वी यादव अपनी सीट पर राघोपुर से पीछे चल रहे हैं।
ये बड़ा सेटबैक है पूरे महागठबंधन के लिए और कांग्रेस का अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रहा है। व्हाट इज योर टेक एज अ सीनियर कांग्रेस लीडर? देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, जब पूरा गठबंधन ही 40 सीटें जीत रहा है तो कांग्रेस का भी उसी हिसाब से उसका शेयर है। लेकिन मैं ये बात जरूर मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी में हाई कमांड की जिम्मेदारी है कि नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। हाई कमान की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। जो लोग टिकट बांटते हैं सर, हाई कमान की भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी भाई, तय फिर होगी। आप ही बोलिए। नहीं, मैं आप कह रहे हाई कमान तब आप ही बोलते रहिए, मुझे क्यों बुलाया आपने? नहीं, अरे राशिद साहब, मैं भाई, आपसे मुझे क्यों बुलाया आपने? अरे राशिद साहब, आप मेरी बात, मैं आप मुझे बोलने तो दीजिए ना, उसके बोलिए, बाद चलिए। सवाल कीजिए आप। चलिए बोलिए। अगर बीच में बोलेंगे मैं उठ जाऊंगा। अरे बोलिए सर। जहां तक सवाल है कि इंडिया को 40-45 सीटें आई, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मोदी साहब का और इलेक्शन कमीशन का कि कम से कम हमारे हिस्से में 40-45 सीटें तो आने दी हैं। लेकिन यही बोलना था आपको। अद्भुत। जो हालात मुल्क के हैं और जिस तरह इलेक्शन हो रहा है, ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अगर एनडीए की 130, 140 सीटें भी आ जाती तो मैं मान लेता। मेरा अपना मानना था। जो अब मेरे पास आपके मीडिया के दोस्त आते, मैं 15 दिन पहले कह रहा था कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो 200 सीटें जीत जाएंगे। ये संभव नहीं है। अमित शाह जी का बयान मुझे याद है कि बिहार के लोगों, आपको याद होगा, 6 फेजेज में चुनाव हुआ करता था। हमने 2 फेजेज में करा दिया और अगली बार 1 फेज में कराएंगे। क्यों भाई? आप कौन है? आप इलेक्शन कमीशन है। नहीं, दूसरा अमित शाह बयान का उनका कहने का मुझे तात्पर्य याद था है, जिसमें लॉ एंड उन्होंने ऑर्डर। कहा- राशिद अलवी जी, अब आपने लंबा जवाब दिया, मेरा प्रश्न आपसे है, अमित शाह का तात्पर्य था लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो गया है। पहले जंगल राज का काल था तो 6-6 राउंड में चुनाव होता था। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन दोषी है, लेकिन देखिए सब पे दोष आप लोग देते हैं, मीडिया पर दोष देते हैं, इलेक्शन कमीशन पे दोष देते हैं, लेकिन दोष पार्टी में ही नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, राहुल गांधी विदेश में थे, उसके बाद सतपुड़ा के जंगलों में जंगल सफारी कर रहे थे और वो कैंपेन में काफी दिन गायब रहे। उन सबका भी तो इंपैक्ट आएगा। राशिद अलवी जी, अध्यक्ष बदल दिया एंड मूवमेंट पे, देखिए, ये सबका इंपैक्ट तो आएगा। राशिद अलवी जी, आप सम्मानित हैं, लेकिन जवाब तो दीजिए। देखिए राहुल गांधी, अब मुझे कहने दीजिए जी। राहुल गांधी जितनी मेहनत कर सकते थे, इतनी मेहनत उन्होंने की है। और मैंने बैठते ये बात कही आपसे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आंखें बंद करके बात कर रहा हूं। आपने कहा कि वो सफारी कर रहे थे, क्या आप भूल गए? 14 फरवरी 2019 को जब कश्मीर जल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क के अंदर बोटिंग कर रहे थे। क्या आप भूल गए ये बात? जब दिल्ली के अंदर अभी 4 दिन पहले हमारे 8-10 लोग मारे गए तो प्रधानमंत्री भूटान के बादशाह का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। क्या ये ऐसा नहीं है? जी, हमारे साथ यहाँ पे कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। अनंत विजय, राशिद अलवी जो बात बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है वैलिड है ये? राशिद अलवी साहब, आप लोग दीवार पर लिखी इबारत को समझते हैं या नहीं समझते हैं, या समझकर उसको नहीं समझना चाहते हैं? राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने से आप लोगों को डर लगता है या समझ के लगता है चलो जैसा चल रहा है यथास्थितिवाद के देवता की तरह उनको पूछते रहें? आपकी बात हो गई पूरी? जी, पूरी हो गई, तभी मैं चुप हो गया। राहुल गांधी बिहार के अंदर 15 दिन तक यात्रा करते रहे। देश में कोई दूसरा नेता था जिसने ये यात्रा की है? लेकिन ये तो एक फैशन बन गया कि राहुल गांधी को जरूर क्रिटिसाइज करेंगे। राहुल गांधी आज पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है। मैं देखता हूं कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी मीडिया ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खटकरे जी जिम्मेदार है। हर आदमी राहुल गांधी की बात करता है।
क्यों भाई? कांग्रेस पार्टी तो दूसरा आदमी चला रहा, राहुल गांधी तो नहीं चला रहा। लेकिन खड़गे राशिद साहब अल्वी जी, हैं कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी तो खुद कहते हैं हाईकमान से पूछ के बताऊंगा मैं, तो खड़गे जी को भी पता है कि राहुल गांधी घोषित कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। आप भी मानते हैं इस बात को? खड़गे जी से तो बड़े ही है राहुल गांधी। आपकी बात मानता हूं, आपकी बात मानता हूं। ये सवाल खड़गे जी से पूछना चाहिए कि अगर आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तो फिर हाईकमान कौन है? हम तो उन्हीं को हाईकमान मानते हैं। राहुल गांधी तो एक एमपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन मैं सबको देखता हूं, सारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सारा मीडिया, सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधे पे डालता है। तो आप क्या चाहते हैं उन पर ना? लेकिन बिहार के अंदर जो राहुल गांधी ने, हम तो छोटे पार्टनर थे ना बिहार के अंदर। हाँ, छोटे तो थे आप। वो हमें मुख्यमंत्री तो नहीं अब तो बनना, काफी छोटे हो गए। अमित, हमें किशोर मुख्यमंत्री किशोर तो कुछ नहीं सवाल बनना। पूछना चाहते हैं। किशोर, अच्छा, लेकिन- राशिद साहब जी किशोर राशिद जी, साहब, जी, आप जी। एक मैं आ रहा हूँ शायद आपके पास। राशिद साहब, एक अच्छी खबर भी दे दें आपको। 2 उपचुनाव जो हैं वहां पे आप आगे चल रहे हैं, अंतर राजस्थान में भी आप आगे चल रहे हैं और तेलंगाना में भी आगे चल रहे हैं, तो वो बधाई किसकी है? वो भी खड़गे साहब की है या राहुल गांधी की है? देखिए, ये सवाल कोई आपका, मैं क्या कहूँ, ये भी अदब के साथ कह रहा हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, ये भी तंज भरा सवाल है आपका। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद दीजिए, वर्कर्स को मुबारकबाद दीजिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जो भी चुनाव जीता जाता है वो बगैर वर्कर्स के नहीं जीता जाता। मैं तो ये तारीफ भी करता हूँ कि बीजेपी के नेता बहुत मेहनत करते हैं, इस पे हम उनके मुकाबले की मेहनत नहीं कर पाते। मेरा आकलन ये है इसमें कि admit राजस्थान में करता जो आगे चल रहे हैं वो इसलिए आगे चल रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने साथ मिलकर वहां पर जोर लगाया। आप साथ मिलकर जोर लगाते हैं तो हो जाता है कुछ, लेकिन ये बिहार में जो हुआ वो साथ मिलकर जोर लगाने वाला मामला नहीं था। देखिए, बिहार के अंदर हमारा मुकाबला अकेले बीजेपी से नहीं था, हमारा मुकाबला बीजेपी, जेडीयू, ब्यूरोक्रेसी, अच्छा, एक बड़ी अपडेट है। मैं राशिद अल्वी जी आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी अपडेट है। ओवैसी की पार्टी 3 सीटें जीत रही है इस समय बिहार के अंदर। पिछली बारी 5 जीती थी, इस बारी 3 जीत रही है और चौथी 3 सीट पर आगे चल रही है और चौथी सीट पे टाइट कंटेस्ट चल रहा है। राशिद अल्वी, जो ओवैसी का उदय है बिहार के अंदर, यह अब प्रमाणिक है। कांग्रेस 6-7 पर आगे है तो ओवैसी की पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है और चौथी पे टाइट कंटेस्ट चल रहा है। बताइए, और जिसको आपने डिप्टी सीएम बनाया उसका खाता तक नहीं खुला है, तो बैड स्ट्रैटेजी रही वो वाली। राशिद अल्वी जी, देन शहजाद, आई विल कम टू यू। 30 सेकंड राशिद अल्वी साहब। एमआईएम तो पहले पिछले चुनाव में तो 5 सीटें जीती थी, जी। इस बार तो 3 ही जीत रहे हैं। और एमआईएम के बारे में जहां तक आप बात करती, बीजेपी हमेशा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। एमआईएम वो जबान बोलता है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे, और एमआईएम को लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है सबके लिए। जब बर्थडे होता है ओवैसी साहब का, पहला फोन अमित शाह जी का जाता है उनके पास मुबारकबाद का। लेकिन ये उनकी पार्टी है, वो 3 जीते कि 30 जीते, इससे हम पे या किसी पे क्या फर्क पड़ता है।